हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष भारद्वाज। दोस्तों, 11th क्लास का पीरियोडिक टेस्ट यानी कि यूनिट टेस्ट का एक पेपर सॉल्व करेंगे। ये देखिए, पेपर मेरे हाथ में है और ये हमारे साथ है पीरियोडिक टेस्ट, जो कि पीरियोडिक टेस्ट 1 है। इकोनॉमिक्स का पेपर है, 11th क्लास का पेपर है। और स्कूल का नाम बताऊं तो केंद्रीय विद्यालय केवी का पेपर है। सेंट्रल स्कूल भी बोलते हैं, है ना। सेंट्रल स्कूल भी इसको कहा जाता है। तो ये सेंट्रल स्कूल का केवी का पेपर मेरे पास है। तो इसको सॉल्व करेंगे। 90 मिनट का पेपर है और 40 मार्क्स का पेपर है। ठीक है जी, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज। तो भाई, जो बेसिक रीजन होता है वो तो स्केर्सिटी ही होता है। ठीक है, हालांकि ये भी रीजन है, लेकिन वो बेसिक रीजन कह रहा है। बेसिक रीजन बोला तो बेसिक रीजन तो स्केर्सिटी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए, इनकरेक्ट की बात कर रहा है। इनकरेक्ट यानी कि गलत बताना है। जो गलत है वही सही होगा, वही आंसर होगा। तो स्केर्सिटी इज अ रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये बात तो सही है। अ पर्सन टीचिंग, तो ऊपर लिखा हुआ है स्केर्सिटी रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अ पर्सन टीचिंग हिज डॉटर फॉर हर बोर्ड एग्जाम इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सही बात है। एक टीचर अगर अपनी डॉटर को पढ़ाता है बोर्ड एग्जाम के लिए तो नॉन इकोनॉमिक है, वो पैसा थोड़ी लेगा उससे। ठीक है जी। सी कह रहा है वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हैज बीन गिवन बाय लियोनेल रॉबिन्स, ये गलत कह रहा है भाई। अटेंडिंग अ मैरिज इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये बात भी सही कह रहा है। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि वो गलत कह रहा है। वेलफेयर की डेफिनेशन रॉबिन्स ने नहीं दी थी बेटा, वो दी थी एल्फ्रेड मार्शल ने। एल्फ्रेड मार्शल। तो सी गलत है, जो गलत है वही सही होगा, वही आंसर होगा हमारा। तो इनकरेक्ट बताना था, हमने बता दिया ये। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है बेटा। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कह रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी आर अंडरटेकन टू गेट सेटिस्फेक्शन, ये बात गलत कह रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का संबंध मनी से होता है, पैसे से होता है। फिर कह रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कंसर्न विद प्रोडक्शन कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव, ये बात सही कह रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रोडक्शन भी होता है, कंजप्शन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, आंसर होगा डी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है द स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद। स्टैटिस्टिक्स का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ए, एग्रीगेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट। ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट को ही स्टैट्स कंसीडर करती है, डिसऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स थोड़ी होंगे। यूजलेस फैक्ट्स को हम कलेक्टिव क्यों करेंगे? अनरिलेटेड फैक्ट्स का भी कोई काम नहीं है। तो ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट से स्टैट्स रिलेटेड होती है। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। कह रहा है इन सिंगुलर सेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखिए, नॉट कह रहा है, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैट्स। स्टैट्स का कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषता, फीचर, विशेषता नहीं बताना है सिंगुलर सेंस में। तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि जो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है ये प्लूरल सेंस में होता है। ये प्लूरल सेंस में होता है, बाकी सारे सिंगुलर सेंस में होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, क्योंकि ये प्लूरल सेंस में होता है और पूछा इसने सिंगुलर सेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेटा। देखो, कह रहा है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, कह रहा है द टेक्निक ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर सो सिंपल दैट दे कैन बी यूज बाय एनी लेमैन। लेमैन का मतलब होता है कॉमन मैन, आम आदमी। कॉमन मैन यानी कि आम आदमी। तो मुझे बताओ, क्या आम आदमी स्टैट्स की टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है? नहीं बेटा, उसके लिए तो एक्सपर्ट चाहिए। कोई एक्सपर्ट ही स्टैट्स की टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। फिर कह रहे हैं स्टैटिस्टिकल लॉ आर प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर एंड नॉट एग्जैक्ट। तो ये बात तो सही कह रहा है, स्टैट्स के लॉ एग्जैक्ट नहीं होते, वो एक सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में ही काम करते हैं।
स्पेलिंग मिस्टेक हो गई भाई। एक सर्टेन कंडीशन सर्क्यूमटेंसेस में ही काम करते हैं, इसलिए आंसर इसका देखो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। आंसर होगा डी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 7 करते हैं। कह रहा है डेटा फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स आर, सेकेंडरी सोर्स से डेटा कलेक्टेड फॉर अदर पर्पस देन द करंट स्टडी ऑब्टेन फ्रॉम न्यूज़पेपर मोर रिलायबल देन डेटा फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज। ये तो बिल्कुल ही गलत है। प्राइमरी सोर्स से जो डेटा कलेक्ट हो उससे ज्यादा रिलायबल तो ये नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत है। इसका आंसर ए और बी दोनों होगा, इसका आंसर होगा डी, क्योंकि सेकेंडरी सोर्स से जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसका पर्पस दूसरा होता है, करंट स्टडी से अलावा उसका पर्पस होता है। और न्यूज़पेपर भी एक सेकेंडरी सोर्स है। न्यूज़पेपर क्या एक सेकेंडरी सोर्स है, आपने थोड़ी छापा है न्यूज़पेपर, आप तो कहीं से डेटा ले रहे हो, तो सेकेंडरी सोर्स है ये भी। तो आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए ये संदीप गर्ग के क्वेश्चन है बेटा। संदीप गर्ग की जो बुक है उसमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्राइमरी डेटा इज प्रेफर्ड ओवर सेकेंडरी डेटा वेयर। अब देखो यहां पे ये तो स्पेलिंग मिस्टेक है, इनसे भी स्पेलिंग मिस्टेक, वेयर आएगा, टाइपिंग एरर, वेयर थोड़ा सा बड़ा है, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं। ये कह रहा है प्राइमरी डेटा इज प्रेफर्ड ओवर सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा को प्रेफर किया जाता है सेकेंडरी डेटा से, क्यों? क्योंकि आंसर होगा बी, एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट। जब एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट हो, एक्यूरेसी तो प्राइमरी डेटा में ही आएगी ना, एक्यूरेसी प्राइमरी डेटा में आती है, तो जब एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है तब प्राइमरी डेटा को हम सॉल्व करते हैं। ये इसका ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। बाकी ये बेटा मैनेज हो जाते, फाइनेंस में मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें मैनेज हो जाती है, टाइम भी मैनेज हो जाएगा, लेकिन एक्यूरेसी अगर इंपॉर्टेंट है तो प्राइमरी डेटा ही करना चाहिए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इन अ गुड क्वेश्चनर, एक अच्छा क्वेश्चनर के बारे में बोल रहा है। इन अ गुड क्वेश्चनर नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी नंबरस। नहीं बेटा, ये तो नहीं होना चाहिए, बल्कि लेस होना चाहिए। यहां पे ज्यादा, नंबरस मतलब ज्यादा, ये ज्यादा कह रहा है, तो ज्यादा तो बेटा क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चनर को रिस्पोंडेंट फाड़ के फेंक देगा, वो आंसर ही नहीं करेगा, तो लेस होने चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन रिलेटेड टू मैथमेटिकल कंप्यूटेशन शुड बी आस्क्ड। नहीं बेटा, मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछना, कैलकुलेशन थोड़ी करेगा बंदा, वो रिस्पोंडेंट कैलकुलेशन नहीं करेगा, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछने होते। पर्सनल क्वेश्चन शुड बी प्रेफर्ड। नहीं बेटा, पर्सनल क्वेश्चन भी नहीं पूछने होते। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन गलत है, आंसर होगा डी। डबल नेगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। डबल नेगेटिव क्वेश्चन कैसे होते हैं? जैसे डोंट यू थिंक, डोंट यू थिंक, यू शुड नॉट, यू शुड नॉट। देखो इसमें दो नेगेटिव आ गए, एक ये भी नेगेटिव आ गया, देखो जरा, एक ये डोंट से शुरू हो रहा है और एक शुड नॉट में भी नॉट आ गया, तो इसमें डबल नेगेटिव आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए, इसलिए आंसर होगा डी। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10 देख लो बेटा, 10 क्या कह रहा है? 10 कह रहा है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 कह रहा है डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। है बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि वो प्राइमरी डेटा होता है। ये गलत कह रहा है, प्राइमरी होता है वो, तो ये गलत है। पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी डेटा। ये भी गलत कह रहा है बेटा, ये भी गलत कह रहा है, वो प्राइमरी डेटा होती है, क्योंकि पॉपुलेशन को कलेक्ट करने के लिए हर इंसान के, इंडिया में जो भी लोग रह रहे हैं हर घर में जो डेटा कलेक्ट करने के लिए टीचर्स जाते हैं, तो सेकेंडरी डेटा नहीं हुआ, वो प्राइमरी डेटा हुआ। दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 11 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन 11 कह रहा है डिस्कस द मेन 3 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बेटा 3 एक्टिविटी होती है, एक होती है कंजप्शन, एक होती है प्रोडक्शन और एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन। आप डिस्ट्रीब्यूशन जगह इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो।
डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कंजप्शन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन 12 देखते हैं। कह रहा है डज द लॉटरी मेथड ऑलवेज गिव यू रैंडम सैंपल। तो इसका आंसर मैं यहां कराता हूं आपको, यहां पे आंसर 12 यहां कराता हूं, आंसर 12 यहां कराता हूं। तो बेटा ये हमेशा पॉसिबल नहीं है बेटा। लॉटरी सिस्टम में, तो ध्यान से समझना, लॉटरी सिस्टम में आप क्या बनाते हो? आप स्लिप बनाते हो, पर्चियां बनाते हो ना, पर्चियां बनाते हो। तो पर्चियों का साइज इक्वल होना चाहिए, साइज इक्वल होना चाहिए, पर्चियों में साइज इक्वल होना चाहिए, और उसमें एक पर्ची पर एक का ही नाम लिखा होना चाहिए। 1 स्लिप 1 नेम। ठीक है, और कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए, पर्ची पे कोई आइडेंटिफिकेशन का मार्क नहीं होना चाहिए कि ये पर्ची उस बंदे की पर्ची है। नो आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। अगर ये चीजें होंगी स्लिप के ऊपर तो लॉटरी का सिस्टम रैंडम होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है जी, ये इक्वल साइज, वन स्लिप 1 नेम और नो आइडेंटिफिकेशन, अगर ये चीजें होंगी तो रैंडम सैंपलिंग होगा लॉटरी मेथड से, अगर ये नहीं होंगी तो नहीं होगा। बस इसी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन 13 करते हैं। गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स यूज स्टैटिस्टिकल डेटा टू फॉर्मुलेट सुटेबल पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इलस्ट्रेट विद 2 एग्जांपल। तो देखो इसका आंसर यहां करते हैं, आंसर 13 यहां करते हैं। 2 एग्जांपल बताओ बेटा, 2 एग्जांपल बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट को अगर पोवर्टी एलिवेशन, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बनाना है, इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ पोवर्टी को खत्म करने के लिए, इसको पैप बोलते हैं, PAP, पैप। अगर गरीबी को खत्म करने के लिए प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए उनको स्टैट की जरूरत पड़ेगी। और फॉर मेकिंग बजट, फॉर मेकिंग बजट, देश का जो बजट बनता है ना, देश का एक बजट बनता है संसद भवन में, तो बजट बनाने के लिए भी आपको स्टैट की जरूरत पड़ेगी। तो ये 2 मैंने आपको पॉइंट बता दिए, इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, आपका आंसर बन जाएगा। पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम यानी कि गरीबी को खत्म करने के प्रोग्राम बनाने के लिए आपको स्टैट की जरूरत पड़ेगी, और बजट बनाने के लिए, देश का बजट बनाने के लिए आपको स्टैट की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन 14 कहता है सेंसस ऑफ इंडिया और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन पे बेटा शॉर्ट नोट लिखना है, तो आप इसको लिख लेना। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स का ये हो जाएगा, शायद 2 नंबर का ये हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। ये सेंसस मेथड होता है, ये सैंपल मेथड होता है, नाम में भी लिखा हुआ है सेंसस और सैंपल, तो थोड़ा थोड़ा इसको आप एक्सप्लेन कर देना। अब चलते हैं आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये है खतरनाक क्वेश्चन, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, केस बेस्ड स्टडी या केस स्टडी बेस्ड, कुछ भी कह लो, मैंने उल्टा लिख दिया वैसे तो, चलो उसको सीधा ही कर देते हैं। केस स्टडी बेस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, ये पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, यहां स्केर्सिटी से लेके, ये वीडियो पॉज करके देख लेना। ठीक है, वीडियो पॉज कर लेना और फिर ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना, यहां तक रिसोर्सेज तक ये पैराग्राफ है। हम सीधा क्वेश्चंस करते हैं। तो कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 3 कारण है, तो आंसर होगा डी, यूएसए कारण है ना इसका, यूएसए, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ये रहा, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। ऐसे स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्केर्सिटी, ये रहा, रिसोर्सेज की लिमिट है, लिमिट का मतलब स्केर्सिटी, और ए से बनता है अल्टरनेटिव यूज,
तो तीनों कारण है इसके, यू से बनता है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ठीक है जी, तो तीनों कारण आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। अभी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं बेटा, लिमिटेड रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। तो लिमिटेड और अनलिमिटेड कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ सी में, तो ये हो जाएगा सी, लिमिटेड और अनलिमिटेड। ठीक है, ओके। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं, किसी चीज को एक्सप्लेन करना तो भी आप पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आ गया, क्या डैश इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये तो आंख बंद करके आप कर सकते हैं, रूट कॉज पूछा है, मेन कॉज पूछा है, वो तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स, तो सी आंसर होगा इसका। रूट कॉज तो हमेशा स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स ही होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। कह रहा है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज कॉल फॉर डैश ऑफ रिसोर्सेज। कॉल फॉर का मतलब नीड, वो क्या जरूरत महसूस करती है। अगर स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज तो क्या जरूरत पड़ेगी आपको, आपको रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए, मिसयूज थोड़ी करोगे, वेस्ट भी नहीं करोगे, नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो मैक्सिमम यूज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मैक्सिमम, क्योंकि आपके पास स्केर्सिटी है, तो स्केर्सिटी है तो क्या है, आपको वो चीजों को मैक्सिमम यूज करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 16 देखिए, कह रहा है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए, सॉरी एक्सप्लेन नहीं कह रहा है, डिस्टिंग्विश कह रहा है। तो आंसर अगर 16 हम देखें यहां पे, तो बेस बेस देख लेते हैं, देखो जरा ध्यान, बेस बेस देख लेते हैं। तो पहला बेस होता है कॉस्ट, तो कॉस्ट किस में ज्यादा आती है, प्राइमरी में ज्यादा आती है, सेकेंडरी में कम आती है। टाइम किस में ज्यादा लगता है, टाइम प्राइमरी में ज्यादा लगता है, टाइम सेकेंडरी में कम लगता है टाइम। तीसरा पॉइंट है, अगर हम देखें प्रिकॉशंस, सावधानियां, तो सावधानी किस में ज्यादा बरतनी है आपको, सावधानियां सेकेंडरी में ज्यादा बरतनी है आपको, क्योंकि वो डेटा अनवेरिफाइड डेटा है, इसमें सावधानी कम बरतनी है प्राइमरी में। या प्राइमरी डेटा हो गया, ये सेकेंडरी डेटा हो गया। ठीक है, ये हो गया बेस। ओके, अब कह रहा है विच डेटा इज मोर रिलायबल एंड वाई। तो कौन सा डेटा मोर रिलायबल है, प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा मोर रिलायबल है। क्यों, वाई, क्योंकि बेटा इसलिए कि वो ओरिजिनली कलेक्टेड है, ओरिजिनली कलेक्टेड, उसको ओरिजिनली कलेक्ट किया गया बाय इन्वेस्टिगेटर, कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। क्वेश्चन 17 करते हैं, कह रहा है डिस्टिंग्विश करना है स्टैट्स इन सिंगुलर सेंस, स्टैट्स इन प्लूरल सेंस, तो वो आप कर लेना, और 3 फंक्शन बताने, ये मैं करा देता हूं, 3 फंक्शन। आंसर 17 के 3 फंक्शन मैं करा रहा हूं, बाकी ये तो सिंपल है। सिंगुलर सेंस में होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, है ना, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इसमें भी होता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, वो सब आप कर लेना। 3 फंक्शन में करा रहा हूं, 3 फंक्शंस, 3 फंक्शंस ऑफ स्टैट्स। पहला फंक्शन ये होता है कि ये सिंप्लीफाई करता है, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करती है ये स्टैट्स। दूसरा इसका है कि ये कंपैरिजन को आसान बनाती है, टू फैसिलिटेट, मतलब इजी बनाती है, हेल्प करती है कंपैरिजन में, है ना। कंपेयर, अगर आपको डेटा कंपेयर करना हो तो आप डेटा मतलब डेटा से आप चीजों को कंपेयर कर सकते हो। टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, और तीसरा है टू, क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 पॉइंट और भी हैं इसके, टू फॉरकास्ट,
फोरकास्ट करने के काम आता है, मतलब पूर्वानुमान लगाने के काम आता है। डेफिनेट फॉर्म टू मेक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन डेफिनेट फॉर्म, इंडेफिनेट फॉर्म। तो मैंने 4 लिख दिया, कोई भी 3 आपको लिखना, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो ये हो गया आपके फंक्शन ऑफ स्टैट्स, ठीक है बेटा। तो ये पेपर हमने केवी का पेपर था, केंद्रीय विद्यालय का, हमने कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पेपर पसंद आया होगा। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, फाइनल में भी आ सकते हैं, और दूसरे स्कूलों के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो काम की बिल्कुल है भाई, बिल्कुल काम की है। क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया मैंने इसके अंदर। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नमस्ते।